हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरीज। आई एम आनंदी एंड आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पर मैम हमने जब एनसीईआरटी खोली थी तब हमें इतना बोरिंग लगा था। उसमें इतने सारे रिएक्शंस है, देख के ही समझ में नहीं आ रहा था कैसे लर्न करें। तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज आप उसको लर्न करने के इंटेंशन से देख रहे थे। लर्न नहीं करना, रट्टा नहीं मारना है। क्या करना है बेटा, हर एक इक्वेशन को समझना है। अच्छे से समझ जाओगे ना तो वापस भूलोगे नहीं। ये हो जाता है ना कि पहले लर्न किया, फिर 2 दिन किया, फिर बाद में 2 दिन बाद वापस भूल गए। ऐसे नहीं होगा। जब समझोगे इक्वेशंस को तो ऐसे नहीं होगा। हम लोग आराम आराम से हर एक चीज़ पढ़ेंगे और पूरा फर्स्ट चैप्टर डिकोड करेंगे एनसीईआरटी का एक ही वीडियो में। एक ही वन शॉट लेक्चर होने वाला है, पता नहीं कितने आवर्स का, बट ठीक है, जितना होगा एकदम पंप अप हो जाओ, एनर्जी लाओ एंड लेट्स स्टार्ट। ठीक है, यस। सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, जैसे हमें ये पता है मैम, ये हमने पढ़ा है, क्या है ये, फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। चेंजेस जो है 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। तो वो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बेटा फिजिकल चेंज, जो फिजिकल चेंज होते हैं ना, उनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। क्या होगा, बस जो सब्सटेंस है उनका इंटर कन्वर्जन होगा। जैसे अगर हम बात करें आइस की, जैसे वाटर लिक्विड है, पहले तो सॉलिड में होगा, तो कौन सा होगा, आइस, है ना। आइस, लिक्विड, गैस, ये क्या है, इनमें कोई केमिकल चेंज आ रहा है क्या, नहीं। उसमें कुछ चेंज हो रहा है क्या, क्या चेंज हो रहा है, बस उनका स्टेट चेंज हो रहा है। तो ये क्या, कैसे चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस है। नेक्स्ट आते हैं केमिकल चेंजेस। इसमें इनका कंपोजिशन चेंज होता है। A substance undergoes a change in its chemical properties, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमारे पास एक पेपर है, पेपर को हमने आग लगाई, बर्न किया, क्या हुआ, पेपर ऐश में कन्वर्ट हुआ। पेपर किस में कन्वर्ट हुआ, ऐश में, है ना। तो इसमें कंपोजिशन चेंज हुआ। इसमें क्या चेंज हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुए। तो आए समझ में कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होता है। ये सब पढ़ लिया है आपने, बस है कि लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले थोड़ा थोड़ा आपको टॉपिक में लेके जा रही हूँ ताकि ईजी अंडरस्टैंडिंग हो हर एक चीज़ की। कोई जो भूल गए रिवाइज कर लो, ठीक है। क्या है, 2 टाइप के चेंजेस, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। यस मैम, समझ में आ गया। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा, जैसे ही हम बोलते हैं कि कुछ रिएक्टेंट्स है जो रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो वो जो है पूरा उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। कैसे सब्सटेंसेस बनेंगे बेटा, नए नए सब्सटेंसेस बनेंगे और उनके प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे, चेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि वाटर किससे बनता है, H2O, है ना। वाटर मतलब क्या, H2O। तो कैसे बना, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो उन केस में चेंजेस है। क्या चेंज हुआ, नया सब्सटेंस बना। क्या बना, नया सब्सटेंस बना। और वाटर के प्रॉपर्टीज और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग होंगे, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो प्रॉपर्टीज है वो वाटर से कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। मतलब क्या है कि नए प्रॉपर्टीज भी देखने मिलते हैं केमिकल चेंज में। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के वक्त, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली अ रीअरेंजमेंट। क्या होगा बेटा, उनका रीअरेंजमेंट होगा एटम्स का, और क्या बनेगा, केमिकल रिएक्शन। क्या होगा केमिकल रिएक्शन में बेटा, सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, यस। अभी जब हमने बात की केमिकल रिएक्शन की, है ना, केमिकल रिएक्शन की बात की, तो मैंने क्या बताया था, कैसे होता है केमिकल रिएक्शन, क्या इन्वॉल्व है। ये साइड जो है कुछ तो रिएक्टेंट्स होंगे जो आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे,
प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। देखो, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मतलब जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिए, उनको क्या बोलेंगे? दोज आर द रिएक्टेंट्स। और न्यू सब्सटेंसेस, जो नए सब्सटेंसेस है वो प्रोड्यूस होंगे, उनको क्या बोलेंगे? दोज आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। मतलब रिएक्टेंट्स क्या बनाएंगे बेटा? प्रोडक्ट्स बनाएंगे। यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं, एयर के साथ बर्न होगी ना एयर की प्रेजेंट में, तो एयर में क्या प्रेजेंट है बेटा? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, किसके प्रेजेंस में? एयर के प्रेजेंस में, तो क्या दिखता है हमें? डैजलिंग वाइट फ्लेम। मतलब जब उनका रिएक्शन हो रहा है तो वाइट कलर की एक ब्यूटीफुल डैजलिंग वाइट फ्लेम हमें देखने मिलती है। क्या फिर उसका प्रोडक्ट क्या बना? जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट किए, उनका प्रोडक्ट क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? इट्स अ वाइट पाउडर लाइक सब्सटेंस। कौन सा मिला हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्चुअली ऑन हीटिंग मैग्नीशियम combines with oxygen present in air to form magnesium oxide। जो मैग्नीशियम है वो किसके साथ कंबाइन कर रहा है बेटा? इट इज कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट होता है ना ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें हमारे रिएक्टेंट्स क्या है बेटा? इसमें हमारे रिएक्टेंट्स क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। क्या रिएक्टेंट्स है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और हमारा प्रोडक्ट क्या मिला हमें? प्रोडक्ट क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट्स थे उन्होंने मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, दैट इज अ प्रोडक्ट। यस मैम, बिल्कुल समझ में आ गया। यस। अभी सेकेंड एक्टिविटी क्या है? व्हाट इज द सेकेंड एक्टिविटी? व्हेन रिएक्शन व्हेन पोटेशियम आयोडाइड। इसमें एक टेस्ट ट्यूब में हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया, दूसरे में लिया हमने सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। इसमें क्या लिया? पोटेशियम आयोडाइड। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या लिया? लेड नाइट्रेट। जब इनको मिक्स किया, जब इनका रिएक्शन करवाया, जब इनको मिक्स किया, उनका रिएक्शन करवाया, हमें एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला। क्या मिला बेटा? हमें एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला। क्या मिला? येलो प्रेसिपिटेट। The chemical reaction between potassium iodide and lead nitrate is characterized by the formation of yellow precipitate of lead iodide। क्या मिला? येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। तो ये प्रेसिपिटेट क्या है मैम? व्हाट इज द प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट मिला मतलब क्या? जब भी हम दो सोल्यूशंस को मिक्स करेंगे उनमें से जो सब्सटेंस निकलेगा बाहर उसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो क्या मिक्स किया हमने? वापस से बताओ, रिपीट करो मेरे साथ। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट मिक्स किया तो क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में? एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। किसका प्रेसिपिटेट है वो बेटा? प्रोडक्ट क्या मिला हमें? एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है लेड आयोडाइड। क्या है ये? दिस इज लेड आयोडाइड। आ गई बेटा एक्टिविटी समझ में? यस। थर्ड एक्टिविटी क्या है बेटा? जब हमने जिंक ग्रैन्यूल्स क्या लिया? जिंक ग्रैन्यूल्स। ये जो है ना, दीज आर द जिंक ग्रैन्यूल्स। जब उनको हमने
डिजॉल्व या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। जब ये बीकर में क्या है, जिंक ग्रैन्यूल्स है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। जब हमने इनको मिक्स किया तो क्या हुआ, क्या मिला, हमने क्या देखा कि कुछ तो बबल्स फॉर्म हुए। क्या हुए, कुछ तो बबल्स फॉर्म हुए। और वो बबल्स किसके थे बेटा, ये बबल्स थे हाइड्रोजन के। यस, क्या लिखा है, व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स आर रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी जिंक ग्रैन्यूल्स ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या मिला, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब इसमें भी रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है ये मुझे बताना है, ठीक है। इसमें रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है ये मुझे आपको बताना है। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक and dilute sulfuric acid is characterized by the evolution of hydrogen gas। है ना, कैसे पता चला कि ये इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, जब भी उनका रिएक्शन हुआ तो हमें एज अ प्रोडक्ट, मैं ही बता देती हूँ, एज अ प्रोडक्ट क्या मिला, एज अ प्रोडक्ट हमें हाइड्रोजन गैस मिला। और वो गैस कैसे दिखा हमें, बबल्स फॉर्म हुए। कैसे, क्या फॉर्म हुआ बेटा, बबल्स फॉर्म हुए। जब भी जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किए तभी क्या फॉर्म हुए, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। यस, अभी हमने जो सारे एक्टिविटीज देखे है ना, सारे एक्टिविटीज देखे, उनमें से ये सब प्रूफ हो गया क्या, ये सब प्रूफ हो गया कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, है ना, गैस इवॉल्व होगा, कलर भी चेंज होगा, टेम्परेचर। जब भी बेटा कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो जब केमिकल रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट फॉर्म होगा, सपोजिंग जहाँ पे हाइड्रोजन फॉर्म हुआ तो क्या होगा, साथ में उसके साथ में हीट भी रिलीज होगी। क्या होगा, हीट भी रिलीज होगी। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एक्सोथर्मिक होते हैं और कुछ होते हैं एंडोथर्मिक। मैम ये क्या है, ये क्या है, ये मैं आगे बताऊंगी। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो हीट देते हैं और कुछ हीट लेते हैं, तो उनके टेम्परेचर में भी चेंज होता है। और चेंज इन स्टेट, है ना, सॉलिड में से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड में से गैस बन सकता है। तो ये सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यस, नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन। जब भी कोई हम लोग केमिकल रिएक्शन देखे तो उसको हम पुट डाउन कैसे करेंगे, उसको हम लिखेंगे कैसे, या फिर कैसे बोलेंगे कि ये हो रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, हमने पहले भी देखा, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो क्या बनाते बेटा, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग क्या, अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। जब हम लोग जो वर्ड्स है उसको सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में हम जब लिखेंगे तो क्या फॉर्म होगा, क्या लिखते हैं हम उसको, बेसिकली क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या क्या लिखेंगे उसमें, जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है वो, है ना, जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बेसिक सी रिएक्शन है जो सबको ही पता है, कितना भी कुछ भी नहीं पढ़ा हो या किसी ने सब कुछ पढ़ रखा हो उसको पता होता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, है ना। तो इसलिए बार बार वही एग्जाम्पल ले रही हूँ। ये चैप्टर पढ़ने के बाद तो बहुत सारे रिएक्शंस याद होने वाले हैं हमें, बट फिलहाल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यस, जब भी कैसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, कोई भी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो उनके सिंबल्स है उसके फॉर्म में, और उसको कैसे फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये वापस मैग्नीशियम रिबन का, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो पढ़ लिया है ना, ये तो पढ़ लिया, वही लिखा है। देखो अभी इतना लिखने से बेटर हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो रहा है इसमें, हमारे रिएक्टेंट्स क्या है उनको एक साइड लिखेंगे और प्रोडक्ट क्या है उसको दूसरे साइड लिखेंगे। तो इसमें रिएक्टेंट्स क्या है, मैग्नीशियम, है ना, क्या रिएक्टेंट्स है, मैग्नीशियम, क्या क्या रिएक्टेंट्स है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो कैसे रिप्रेजेंट किया हमने इक्वेशन को, कैसे रिप्रेजेंट किया, एक साइड हमने लिखे रिएक्टेंट्स। अगर दो रिएक्ट एक ही है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर दो है उनके बीच में हमने क्या ऐड किया, एक प्लस के साइन, बेसिक सी कॉमन सेंस है, प्लस के साइन ऐड करके हमने क्या किया, एरो दिया। एरो किस डायरेक्शन में देंगे, जिस डायरेक्शन में रिएक्शन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उस डायरेक्शन में एरो देंगे। और जो हमारे प्रोडक्ट्स है अगर एक ही है तो वापस कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यहाँ पे और प्रोडक्ट्स आएंगे तो सेम यहाँ पे प्लस करके दूसरे जो भी प्रोडक्ट्स है वो लिखेंगे। तो बस यहीं पे लिखा होगा भाई, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन। रिएक्टेंट्स कहाँ पे लिखते बेटा, ऑन अ reactants are written on the left hand side with a plus sign between them, और products are written on the right hand side with a plus sign, again उनके बीच में भी प्लस साइन लगाते हैं। और जो एरो होता है कहाँ पे पॉइंट करता है, जो एरो हेड है कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। हमेशा एरो हेड कहाँ पे पॉइंट करेगा, जिस साइड पे प्रोडक्ट बना है, जिस साइड पे प्रोडक्ट है उस साइड पे क्या है, एरो हेड होगा। मतलब ये जो है ना, ये एरो का जो हेड है जिसको बोलते हैं, इस साइड पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उस साइड पे हमारा एरो लगेगा। ठीक है बेटा, चलो वापस बताओ क्या देखा हमने। जो रिएक्टेंट्स है उनके बीच में प्लस लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे राइट हैंड साइड पे होंगे, जो एरो हेड होगा वो बेटा कहाँ पे होगा, फेसिंग टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। हो गया लर्न, यस। अभी जैसे हमने लिखा था मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखा था ना मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको ही बस ऐसे लिखा है ना, सिंबल्स और फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इतना लिखने से बेटर भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मैग्नीशियम मतलब Mg, ऑक्सीजन O2, और क्या बना MgO। मैम ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, पता है ये रिएक्शन बैलेंस नहीं, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, कोई बात नहीं, ये भी हमें सीखना है कि ये रिएक्शंस कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, यस, क्या लिखा है, पुटिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस इन द अबव वर्ड इक्वेशन वी गेट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हमें ये केमिकल इक्वेशन मिली, क्या, Mg plus O2 gives MgO। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सुना है क्या कभी, सुना तो है मैम, सुना भी है, लर्न भी किया था एक ज़माने में, पर अभी वापस से भूल गए। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? सुना है क्या कि मास हम कभी क्रिएट नहीं कर सकते, मास हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो क्या होता है मास का, मास अगर क्रिएट भी नहीं होगा मतलब नया मास बनेगा भी नहीं, और जो है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, तो क्या होगा, बस वो ट्रांसफॉर्म होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। It can only be transformed ठीक है बेटा, चलो ये कॉपी कर लो। क्या लिखा है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, या फिर मोस्ट प्रिसाइजली क्या लिख सकते हो, वन फॉर्म टू अनदर। क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये तो बराबर ही लिखा था, हाँ, वन फॉर्म टू अनदर। अभी भी अगर नहीं आती ना ये, तो अभी लर्न करना है। अभी भी अगर नहीं आता, 10th में आ गए हो, अगर अभी भी पता नहीं है तो ये लर्न करना है। क्या है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते, मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमने क्या देखा था, इसकी हेडिंग थी बैलेंसिंग, है ना। क्या था? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो हमने जो पहले इक्वेशन देखी थी Mg और O वाली, वो बैलेंस नहीं थी, तो वैसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जब हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी, ये लॉ पढ़ा, तो हमें क्या पता चला, जितना है उतना ही रहना चाहिए, जितने रिएक्टेंट्स है प्रोडक्ट में भी उतने ही होने चाहिए। तो क्या है अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे? A balanced chemical equation has equal number of atoms of different elements in reactants and products। मतलब reactants में भी उतने ही होने चाहिए और products में भी उतने ही होने चाहिए। Zinc reacts, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, देखो तुम लोग को। Zinc reacts with dilute sulfuric acid। Zinc ने किसके साथ रिएक्शन की? dilute sulfuric acid के साथ। क्या मिला? क्या मिला? ZnSO4 जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन। दिस कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिखा है हमने इसको? Zn। अभी देखना यहाँ पे, अच्छे से ध्यान देना है, कितने Zn है यहाँ पे? 1, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में एक Zn है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 Zn है, ठीक है। तो Zn ठीक है, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट इज यहाँ पे H2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे कितने बेटा? इस साइड पे भी 2 है, ठीक है, ये भी बैलेंस्ड है। अभी S, यहाँ पे कितने है? 1 है, यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे O कितने हैं? 1, सॉरी यहाँ पे O कितने हैं? 4, यहाँ पे कितने हैं? 4। मतलब जितने रिएक्टेंट्स थे उतने सेम है प्रोडक्ट्स में भी, जितने रिएक्टेंट्स थे सेम वी हैव इन द प्रोडक्ट्स। मतलब क्या था? ये फॉर्म हो गया ना, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे जितने भी एटम्स थे उतने कहाँ पे है? ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स अलग अलग है बट उनके एटम्स, जितने एटम्स है वो क्या है? दे आर इक्वल ऑन बोथ द साइड्स, रिएक्टेंट के साइड में भी और प्रोडक्ट के साइड में भी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ, यहाँ पे भी वही लिखा है कि Zn का एक था, ठीक है। हमने यहाँ पे देख लिया, इतना नहीं, हमने यहाँ पे देख लिया कि क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ पे एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, as the number of atoms of each element is same on both the sides of the arrow, the reaction is balanced। मतलब सब सेम है, रिएक्टेंट्स के साइड पे एटम और प्रोडक्ट्स के साइड पे दोनों सेम है। मतलब रिएक्शन कैसी है? हमारी जो केमिकल इक्वेशन है कैसी है? इट इज बैलेंस्ड। वैसे ही बेटा ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना, लिख के ले लो, इसमें से क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, इसमें से क्वेश्चन आएगा। और जब तुम्हारी बोर्ड की एग्जाम्स होंगी, हम लोग पूरा एक लेक्चर डेडिकेट करेंगे सिर्फ केमिकल बैलेंस करने में। जो रिएक्शंस है उसके लिए पूरा का पूरा एक लेक्चर हमारे बोर्ड्स के एग्जाम्स के पहले रिवीजन में लेने वाली हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, समझना है अच्छे से, पेशेंटली, इस पे जितने हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितना करोगे उतनी ग्रिप बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये तो मैम बैलेंस था, इजी था। अब क्या, जब बैलेंस नहीं होगा तब कितना दिमाग खराब होगा? नहीं होता, बहुत ईजी है, 4-5 स्टेप फॉलो करने, आंसर ऐसे आ जाता है, मक्खन, बहुत ईजी है बेटा। यस अभी है ये बैलेंस है क्या? देखो पहले, ये बैलेंस है क्या? देखो है क्या बैलेंस? Fe कितना है? ओनली एंड ओनली। यहाँ पे कितना है? Fe 3 है, यहाँ पे H2 कितना है? 2, यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पे O कितना है? 1, यहाँ पे कितना है? 4। मतलब अगर एक भी नहीं है, यहाँ से ही समझ जाने का, यहाँ पे ही नहीं था ना, मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन कैसी है? बैलेंस्ड नहीं है। तो अभी कैसे बैलेंस करेंगे? कुछ स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करने हैं।
ये कुछ स्टेप्स है जो अभी डिटेल में स्टडी करने हैं। एक बार इस पे ग्रिप बैठ गई ना, वापस से मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें फटाफट हम लोग बहुत इजीली जल्दी बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, पहले ये स्टेप्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, एक तो गलती ना करो, इसलिए ये क्या है, गलती ना करो स्टेप पे क्या है, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस। बच्चे थोड़ी है, बच्चे नहीं हो, 10th में आ गए हो, पर गलतियां करते हो, यहाँ पे भी कंपोजिशन चेंज कर देते हो, पूरा का पूरा इक्वेशन ही खराब हो जाता है। वैसे नहीं करना, क्या करना है, थोड़े टाइम आदत डालो बॉक्सेस की, बाद में जब आदत चली जाएगी, बाद में जब हो जाएगा, आने लग जाएगा ना, तब ठीक है, ये स्टेप स्किप कर सकते हो। क्या करना है, बॉक्सेस बनाने हैं, ईच फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला दिए हैं उनके अराउंड क्या बनाने हैं, बॉक्सेस बनाने। फिर डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस। एक रूल है, जो बॉक्सेस बनाए हैं उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो बॉक्सेस बनाए हैं उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है। जब भी हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, ये क्यों बॉक्सेस बनवाए, इसीलिए ताकि यहाँ का 2 मिटा के यहाँ का 3 कर दो, यहाँ 4 कर दो, वैसे नहीं करना है। वैसे करोगे तो वो लूप में फंस जाओगे, फिर आंसर नहीं आएगा। क्या है, बॉक्सेस बना लो ताकि सेफ हो जाओ कि ये बॉक्स के बाहर खेलना है, अंदर नहीं जाना है। ठीक है, यस, फर्स्ट स्टेप तो समझ में आ गया, डू नॉट डू एनी गलती वाला स्टेप है, कि कोई गलती नहीं करने वाला स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, नेक्स्ट स्टेप इज लिस्ट करना है कि कितने आइटम्स हैं। लिस्ट द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जो हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी, जो ये इक्वेशन थी, यहाँ पे काउंट करेंगे। देखो Fe है ना, कितने Fe है, एक तो 2 कॉलम बनानी है कि एलिमेंट्स कौन से प्रेजेंट है। हमारी जो इक्वेशन है बेटा, उसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो यहाँ पे लिखना है। रिएक्टेंट्स के साइड में वो कितने प्रेजेंट है, मतलब Fe रिएक्टेंट की साइड कितना है, और सेम Fe प्रोडक्ट्स के साइड कितना है। क्या करना है, 3 कॉलम्स बनाने हैं, कौन सा एलिमेंट है, वो रिएक्टेंट की साइड कितना है और वो प्रोडक्ट के साइड कितना है, इतना कर लिया। उसके बाद नाम लिखना है, कौन से यूज हुए थे, यहाँ पे देखो कौन से है, Fe H और O, Fe H और O, मतलब कितने हैं, 3, Fe H और O। पहले वो लिख दो Fe H और O। अभी देखो कि Fe कितने हैं, अभी हम पहले रिएक्टेंट साइड देखेंगे। ठीक है, पहले रिएक्टेंट साइड देखेंगे। रिएक्टेंट साइड में Fe कितने हैं, 1, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 1, Fe कितना है 1। अभी हाइड्रोजन H कितने हैं, 2, कितने हैं 2, लिख दिया। रिएक्टेंट हाइड्रोजन साइड में रिएक्टेंट हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1, लिख दिया। अभी सेम देख लेना कि Fe यहाँ पे कितने हैं 3, H कितने हैं 2, O कितने हैं 4, 3 2 4। ठीक है, आया समझ में क्या किया हमने, पहले एलिमेंट्स लिस्ट डाउन किए, जितने भी एलिमेंट्स थे सारे लिस्ट डाउन किए। उसके बाद रिएक्टेंट्स देखे कि रिएक्टेंट्स से साइड में वो कितने हैं। उसके बाद देखे प्रोडक्ट्स की सेम एलिमेंट्स प्रोडक्ट्स के साइड कितने हैं। हमारा स्टेप 2 हो गया। पहला स्टेप क्या था, डू नॉट डू एनी गलती वाला स्टेप, कोई गलती नहीं करनी, बॉक्सेस बनाए। दूसरा स्टेप क्या था, लिस्ट करना है कि कौन से एलिमेंट्स है और कितने कितने प्रेजेंट है। ठीक है, अब जाते हैं अपने स्टेप नंबर 3 पे। हाँ, अभी आता है बैलेंस करने वाला काम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम बैलेंस करेंगे ना, तो सबसे देखना है सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में कौन सा है, सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम इक्वेशन देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। ये ठीक है बेटा, ये बैलेंस कर दिए हमने इक्वेशन, ये बैलेंस्ड वाली है। बट जो पहले वाली इक्वेशन थी उसमें बस ये 4 नहीं था, उसमें बस ये नहीं था, बट ये तो सेम था। तो हर जगह पे सबसे ज़्यादा क्या था, ऑक्सीजन, है ना। कोई भी साइड हो बेटा, चाहे वो रिएक्टेंट के साइड हो चाहे प्रोडक्ट के साइड हो, बट देखना है कि सबसे ज़्यादा क्या है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे ऑक्सीजन को। क्या लिखा है पढ़ भी लेते एक बार। स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होंगे उसको कंसिडर करना है सबसे पहले। इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये कंपाउंड हमने सिलेक्ट किया, उसमें से वो एलिमेंट सिलेक्ट किया जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट थे। ठीक है
क्या लिखा, इनिशियल और टू बैलेंस। पहले क्या है, इनिशियल। इनिशियली मतलब सबसे पहले, बैलेंस करने से पहले कितना था, जो नॉर्मली था वो लिखना है। कितना था, इन रिएक्टेंट्स हमारे पास ये नहीं था बेटा, कितना था, सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट था, है ना, रिएक्टेंट की साइड पे सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट था, तो कितना है 1। कहाँ पे था, H2O में था। कहाँ पे था बेटा, H2O में। H2O में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट था। अभी प्रोडक्ट्स की साइड पे, अभी जाएंगे प्रोडक्ट्स की साइड पे। प्रोडक्ट्स की साइड पे कितने थे, 4 थे ना, 4 थे, इसलिए हमने उसको चूज किया क्योंकि मेजॉरिटी वाला था। प्रोडक्ट्स की साइड पे कितने थे बेटा, 4 थे। कहाँ पे थे, Fe3O4 में। आया समझ में। इनिशियल में क्या लिखा हमने कि कहाँ पे था, H2O में, और कितना था, 1। वहाँ पे 4 थे, कहाँ पे थे, Fe3O4 में। नेक्स्ट इज हमें बैलेंस करना है। अभी बैलेंसिंग में गड़बड़ क्या यहाँ पे है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। क्या है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 को 4 कैसे बनाएंगे, 1 को 4 कैसे बनाएंगे, 1 को 4 मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। कैसे करेंगे, 1 × 4 = 4। इतना मैथ्स तो आता है मैम, और फर्स्ट 1 का टेबल ये तो आता ही है। ठीक है, क्या किया हमने, यहाँ पे जो 4 थे, इसको हमें यहाँ पे जो 1 था उसको 4 बनाना था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल, 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मिल गए हमें 4 ऑक्सीजन, है ना। तो बैलेंस, हमने जब बैलेंस किया, अब यहाँ पे भी 1 × 4 = 4, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, मतलब ये क्या है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों। ये 4H2O है, मतलब दिस इज फॉर दिस ऑल्सो, और इसके लिए भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4H2 और O अकेला है, नहीं बेटा। जब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, स्टार्टिंग में लिखते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन ही 4 है, और H2 मतलब 4 × 2 = 8 है। कितना है, 8 है। यहाँ पे बच्चे प्लस कर देते हैं 4 + 2, ये नहीं गलती करनी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। और ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो मिल गए हमारे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। अभी इसके बाद बेटा क्या करेंगे, अपनी 4th स्टेप, उसके बाद उससे कम वाला जो है वो लेंगे, उससे कम वाला जो है वो लेंगे। तो हमने किसको कंसिडर किया है, यहाँ पे किया हाइड्रोजन को कंसिडर। ठीक है, हमारी ये वाली जो इक्वेशन है, यहाँ पे 4 थे, यहाँ हमने 4 लिख दिया ना। तो यहाँ पे इनिशियल में कितने हैं, मैंने बताया 4 × 2 = 8, तो 8 है ना, 8 है कहाँ पे, इन 4H2O। 4H2O में कितने हैं बेटा, 8 है। यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स हमारे पास कितने हैं, इन प्रोडक्ट्स हमारे पास सिर्फ 2 थे। ये तो हमारा बैलेंस के बाद वाला है। इन प्रोडक्ट्स हमारे पास कितने थे बेटा, सिर्फ 2H2 प्रेजेंट थे। यहाँ पे कितने थे, 8 थे, यहाँ पे कितने थे, 4 थे। अभी वापस वही करो, सॉरी, यहाँ पे कितने थे, 2 थे। यस, यहाँ पे कितने थे, 2 थे। यहाँ पे 8, यहाँ पे 2। अभी वो 2 वाले को बनना है 8, जो 2 है उसको बनना है 8। क्या करेंगे, 2 × 4, 2 × 4 = 8, है ना। 2 × 4 = 8, तो यहाँ पे भी 8 मिल गए और यहाँ पे भी 8 मिल गए। ठीक है बेटा, क्या हुआ, यहाँ पे 4 थे तो हमने इधर 8 हो गए, 4 × 2 8 है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट थे, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट थे, उसमें 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितने मिल गए, 8 मिल गए। ठीक है, हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस्ड। यस, नेक्स्ट इज स्टेप 5। वापस कौन सा रह गया, अभी रह गया, यहाँ पे देखो कौन सा रह गया, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, बचा कौन, Fe, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं, 3 है। 2 बैलेंस कर दिया, बचा कौन, सिर्फ 1, कौन सा बचा, Fe। यहाँ पे कितने हैं, 1, वहाँ पे 3। क्या कर, अभी वापस सेम लिखना है। क्या कंसिडर किया, आयन को, एटम्स ऑफ आयन वापस लिख दिया। इनिशियल में कितने थे, 1 थे, यहाँ पे 1 ही था ना, याद करो, यहाँ पे 1 ही था। यस, यहाँ पे कितने थे, 3 थे। वापस बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो 3 थे, अब इसको भी बनना है 3, इसको भी कितना बनना है, 3, तो क्या करेंगे, 1 × 3, क्या करेंगे 1 × 3, क्या हो गया, यहाँ पे कितने थे यस, यहाँ पे कितने थे, 1, यहाँ पे 1 × 3, क्या हो गया
बैलेंस हो गया, 3 यहाँ पे और 3 वहाँ पे, तो हो गई पूरी इक्वेशन बैलेंस। 3 Fe इधर, 3 इधर, कितने 4 2 8 हाइड्रोजन इधर, 4 2 8 हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन 4 यहाँ पे, ऑक्सीजन 4 वहाँ पे। तो ये मिल गई हमें अपनी बैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्या मिल गया हमें? बैलेंस्ड इक्वेशन। यस, अभी ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है बेटा कि जब हम लोग देखते एक पूरी इक्वेशन लिखी, हमने यहाँ पे उनके फिजिकल स्टेट्स मेंशन नहीं किए कि ये लिक्विड के फॉर्म में, ये सॉलिड के फॉर्म में, ये गैशियस फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, तो बस वो मेंशन करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो अपनी जो लास्ट स्टेप होगी वहाँ पे मेंशन करना है कि Fe सॉलिड है, H2O क्या है, Fe3O4 क्या है और H2 कौन से फॉर्म में है। ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है कि हमने जो यहाँ पे एरो खाली छोड़ा था, है ना, हमने यहाँ बताया नहीं था कि हम ये इक्वेशन को हीट कर रहे हैं या फिर इसके साथ ये जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हीट कर रहे हैं, उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास डाउन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। कभी कभी दे दिया होता है ऐसे CO और 2H2 इन द प्रेजेंस ऑफ 340 ATM। ATM कौन सा ATM? प्रेशर वाला। ठीक है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल दिया है। तो क्यों दिया है? कि वो उनके प्रेजेंस में, मतलब दे आर अफेक्टिंग द, जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारा केमिकल रिएक्शन है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज, कौन सा कंडीशंस अफेक्ट करते हैं? समटाइम द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबाउ एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन, है ना, या तो ऊपर लिख देते हैं या फिर नीचे भी लिख देते हैं। तो क्या है ये, इसका मतलब क्या है? ये जो है वो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इक्वेशन हो रही। ये जो रिएक्शन है इट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यहाँ पे भी किसके प्रेजेंस में? 340 एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस में। यस, या कितना क्यूट है ना, कितना क्यूट है। ये क्यूटी आपके लिए क्वेश्चन लेके आया है और ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में। अभी इतने अच्छे से हमने बैलेंसिंग सीख ली है कि ये क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा। क्या करना है? जो अपने से 6 स्टेप्स थे वो फॉलो करना है। बॉक्सेस बनाओ, गलतियाँ नहीं करो, मेजॉरिटी से स्टार्ट करो और बैलेंस करते जाओ। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ये करना है होमवर्क में। ठीक है, इसके बाद भी मैंने एक लाया था आपके लिए क्वेश्चन। यस, ये भी है आपका होमवर्क क्वेश्चन। बैलेंसिंग बेटा जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगी, ऐसा नहीं है मैम ने एक बार समझा दिया तो अच्छे से समझ में आ गया, भूल जाओगे। मैं बता रही हूँ, अगर प्रैक्टिस नहीं की ना तो कोई भी टीचर कितना भी अच्छे से समझाए ना यहाँ पे नहीं रहता है। क्या करना है? बार बार प्रैक्टिस करते रहनी है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना। ऐसा नहीं बोल रही हो 100 बैलेंस लेके बैठो, 100 क्वेश्चंस लेके बैठो उनको बैलेंस करना, नहीं। स्टार्ट करो ना, आज मैंने 2 दिए हैं, 2 कर लो, कल वापस 1-2 कर लेना। तो जब तक ग्रिप नहीं आ जाती थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो ताकि भूल ना जाओ। वापस से इतना वीडियो देखना उससे बेटर है कि हम लोग रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग से जाएगा ही नहीं, है ना। तो ये भी प्रैक्टिस करना है। 2 क्वेश्चंस बैलेंसिंग के प्रैक्टिस करने हैं घर पे। ठीक है, यस। अभी हमने देखी कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अभी कैसे कौन से टाइप के होते हैं वो देखना है, कौन से टाइप के होते हैं वो देखना है। फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, इसको हमें एक डिटेल में देखना है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, क्या है? डिकम्पोजिशन। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कौन से देखने बेटा? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखना है। इतना सारा नहीं है, अभी हो जाएगा फटाफट, अभी समझा दूंगी, सब समझ में आ रहा है ना।
बहुत इजी चैप्टर बेटा, ऐसे ही तुम लोग ऐसे टेंशन लेते रहते हो कि नहीं हो रहा है, बैलेंसिंग नहीं आ रही है, इतने सारे इक्वेशंस याद कैसे करेंगे। कुछ नहीं है, समझो लेक्चर को अच्छे से समझो एंड बाद में प्रैक्टिस करो, नोट्स देखो, रिवाइज करो। क्वेश्चंस चाहिए तो मांगो ना मेरे से, क्वेश्चंस चाहिए तो मांगो मेरे से, जितने ज़्यादा, अगर तुम लोग इतने क्वेश्चन कर लेते हो, आगे भी है, अगर इतने क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं मांग लो, वापस दे दूंगी, है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए अच्छा है। लास्ट में लोड नहीं लेना है, लास्ट में वो प्रेशर एक साथ लेके बोर्ड्स में नहीं जाना है। धीरे धीरे डे बाय डे करोगे ना बेटा तो आराम से, जब तक ऐसा बोर्ड्स आएगी ना तब तक ऐसा लगेगा कि अभी क्या पढ़े, हमने तो सब पढ़ लिया है, साइंस में तो सब पढ़ लिया है हमने, मैं हूँ ना, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। सबसे पहले देखा था कॉम्बिनेशन, सबसे पहले क्या देखना है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है मैम क्या होता है, कॉम्बिनेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट्स जो है कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म क्या, प्रोडक्ट्स। लिखा है यहाँ पे, those reactions in which two or more substances combine, क्या करते हैं बेटा, combine करते हैं to form a single substance are called combination। for example अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो a plus b जब combine होके क्या देंगे, a और b, ठीक है, क्या है, a plus b combine करेंगे और क्या मिलेगा, a b। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझे, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जब भी कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, क्विकलाइम, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। बेटा ये नीचे लिखना होता है, ठीक है, हमेशा, ऐसा नहीं कि मैम ने ऊपर लिख दिया, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे क्विकलाइम लिखा है, कंफ्यूज ना हो कि क्विकलाइम क्या है बोल के मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड हमेशा नीचे लिखना होता है, जो फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे रिप्रेजेंट देते हैं उसके नीचे लिखने होते हैं नेम्स। जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जब उसको क्या बोलते हैं, लाइम और क्विकलाइम भी बोलते हैं, जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, CaOH2, क्या है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, स्लेक्ड लाइम। ये क्या है बेटा, क्विक लाइम, और ये क्या है, स्लेक्ड लाइम। क्या पढ़ा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर, क्या CaO जब वाटर के साथ, CaO जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी क्या बनेगा, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट्स है वो कंबाइन हो रहे हैं, है ना, रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कहाँ पे, ये प्रोडक्ट क्या है, सिंगल प्रोडक्ट है। बेटा ये छोटे छोटे हिंट पॉइंट्स ही याद रखने होते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी डेफिनेशन रट्टा मार के चले गए, नहीं करना वैसे। ये छोटे छोटे हिंट पॉइंट्स, कैसे, दो, एक या फिर ज़्यादा जो रिएक्शंस है इसमें क्या हो रहा है, इसके हिंट पॉइंट्स क्या होंगे। चलो मैं थोड़ा स्टार्टिंग में बताती हूँ आपको कैसे लर्न करना है, बाद में खुद से करते जाना, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है, मैनी रिएक्टेंट्स, कितने प्रोडक्ट्स, 1 प्रोडक्ट्स, ज़्यादा रिएक्टेंट्स 1 प्रोडक्ट, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो सिंपल, ऐसे ही याद करना है, ऐसा नहीं कि ये रटते बैठे कि हाँ व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, नहीं, सीधा क्या करना है, 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे, 1 प्रोडक्ट मिलेगा, 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे और 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे और क्या मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट, 1 प्रोडक्ट मिलेगा। क्या है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स, कितने कंपाउंड्स, 2 कंपाउंड्स, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, कितने थे, 2 कंपाउंड्स, कौन से, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। 2 compounds calcium oxide and water combine to form a single compound। कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा कंपाउंड बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी हीट जब ट्रांसफर होती है, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था, 2 वर्ड्स लिए थे, याद है क्या, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, याद है कि भूल गए, अभी अभी पढ़ाया था, अभी अभी बोला था, पढ़ाया तो नहीं था, अभी अभी बोला था कि मैं बताऊंगी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है। तो जब टेम्परेचर, ये किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड। एक्सो, थर्मल मतलब, ये दोनों वर्ड्स में इतना तो सेम है, थर्मिक और थर्मिक,
क्या सेम है? ये। अभी कितना डिफरेंस है? एक्सो, एक्सो मतलब क्या? व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग्स। जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है, जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें से एनर्जी निकल के सराउंडिंग्स में जा रही है, उसमें से एनर्जी निकल के सराउंडिंग्स में जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। एक्सटर्नली जा रही है ना, एक्सटर्नली बाहर जा रही है, तो क्या है? एक्सोथर्मिक। अभी एंडो, ऑपोजिट वर्ड्स पढ़े होंगे, है ना? एक्सो मतलब जाना, एंडो मतलब आना। मतलब कोई एनर्जी, जब कोई रिएक्शन एनर्जी यूज कर रहा है, व्हेन एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग, जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है, जो रिएक्टेंट्स है वो एनर्जी ले रहा है सराउंडिंग से, तो क्या है? एंडो। एक्सो इज एग्जिट, एंडो इज टू टेक, है ना? तो एंडोथर्मिक क्या है? व्हेन एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग्स, दिस इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी कॉमन सेंस लगा के बताओ, जब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, मतलब जो रिएक्शन हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो क्या कर रहा है? हीट दे रहा है, तो सराउंडिंग में क्या इफेक्ट होगा? गर्म हो जाएगा, ऑब्वियस है ना? और जब सराउंडिंग से हीट ले रहा है, तो क्या इफेक्ट आएगा? कूलिंग प्रोड्यूस होगी, है ना? एंड यूजुअली फील कोल्ड। क्या होता है? फीलिंग कोल्ड। आ गया समझ में? आ गया समझ में? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्या होता है याद रखना है। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक याद रखना है क्या होता है। यस, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये कुछ और एग्जांपल्स है। किसके बेटा? किसके? क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्टेंट्स। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल क्या हो रहा है? C+O2 इज गिविंग CO2, है ना? प्लस एनर्जी। एनर्जी को काउंट नहीं करना है कि एनर्जी आ रही है तो ये कैसे हो गया, ये कॉम्बिनेशन कैसे हो गया। यहाँ पे तो दो चीजें नहीं, प्रोडक्ट तो एक है, एनर्जी हो रही है। एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, हमने पढ़ा ना एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, वो सिर्फ एनर्जी निकलती है, तो दैट वी डोंट काउंट एज अ प्रोडक्ट, ठीक है? जस्ट हम लोग ये करते हैं कि ये रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब प्रोडक्ट के साइड में क्यों लिखते हैं? क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है? नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैम, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, चालू ही लेक्चर इससे किया था, H2 और O2, है ना? ये है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4 O2 CO2 और H2 CH4 O2, ये क्या है? ये अपने कॉम्बिनेशन के एग्जांपल्स हैं। अभी नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। जो हम रेस्पिरेशन करते हैं वो भी ऐसा है। यस, बिल्कुल। द कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें क्या हो रहा है? हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पता है ना? हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। द कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। ये तो पता है ना, हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दैट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट्स है बॉडी में, वो क्या होते हैं बेटा? वो ब्रेक डाउन करते हैं, क्या फॉर्म करने के लिए? ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए। अभी ये जो ग्लूकोज है, दिस ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। क्या होता है? ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, यहाँ पे लिखा है। ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, कहाँ पे? इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। एनर्जी मिल रही है ना? द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स है उनका क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। वो जब ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? ग्लूकोज। और वही ग्लूकोज, द सेम ग्लूकोज व्हेन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, क्या हो रहा है? यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं? और ये कहाँ पे हो रहा है? इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। अभी जो हमारे वेजिटेबल मैटर होता है, जो कचरा होता है, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जो मैटर होता है वो हम जब बरी कर देते हैं, सॉइल में डाल देते हैं, तो क्या होता है? उनका कंपोस्ट रेडी होता है आफ्टर अ पार्ट। तो उसको भी, ये भी क्या है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो याद करना, एक्सो मतलब हीट क्या करना? जाना, है ना? एक्सो मतलब हीट रिलीज करना। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस, नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन। अभी उसका उल्टा, जो एक कंपाउंड है बेटा वो स्प्लिट करेगा इनटू वेरियस कंपाउंड। जो एक कंपाउंड है उसमें क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, एक जो था, जो दो थे वो कंबाइन हो रहे थे, टू वर गेटिंग कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल वन। इसमें क्या हो रहा है, जो एक है वो स्प्लिट हो रहा है, उनका ब्रेक डाउन हो रहा है, इट इज गेटिंग स्प्लिट टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंसेस, उसको ही बोलते हैं डीकम्पोजिशन। तो बोल सकते हैं क्या कॉम्बिनेशन का एकदम उल्टा है, बोल सकते हैं ना कि जो कॉम्बिनेशन हो रहा था उसका उल्टा डिकम्पोजिशन है। यस, द रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप, मतलब टूटते हैं इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। पढ़ लिया है ना, पढ़ लिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी उसका अपोजिट है, ये भी पढ़ लिया। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जो फेरस सल्फेट है, जो फेरस सल्फेट है जब हीट किया, ये जो यहाँ पे जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स है बेटा, उनको जब हीट किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें फेरस सल्फेट ऐड किया और उसको जब हीट किया तब क्या मिला हमें, फेरिक ऑक्साइड। क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड, SO2 एंड SO3। क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड, SO2 एंड SO3, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। कैसे एक्सपेरिमेंट, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही डायग्राम है बेटा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये पिक्चर इज इन योर एनसीईआरटी बुक। क्या है, जब हमने टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट किया, क्या मिला हमें, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन दिस रिएक्शन ए सिंगल रिएक्टेंट, एक ही जो रिएक्टेंट है, इट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। ये जो ब्रेक डाउन होगा टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, दिस इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको ही क्या बोलते हैं बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स है, जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स है वो क्या करेंगे, वाटर लूज करेंगे। जब हम उनको हीट करते हैं, उनका जो वाटर होता है इट गेट्स अपार्ट, वो लूज हो जाता है उनमें से, इट गेट्स, द वाटर विल लूज डाउन, या फिर जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल से दे विल लूज वाटर, टू बी प्रिसाइज दे विल लूज वाटर व्हेन हीटेड, है ना। जब भी हम हीट करते हैं तो वाटर क्या, जो लिक्विड फॉर्म में है, क्या होगा, उसका तो वेपर फॉर्म होगा। यस, लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स चेंजेस, और उनका जो क्रिस्टल का कलर होगा बेटा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि उनमें से वाटर लूज हुआ है, पानी बाहर निकला है, तो क्या होगा, जो कलर होगा वो चेंज होगा। इन द it then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide। ठीक है, किसमें डिकम्पोज हुआ, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इतनी बार रिपीट कर लिया है कि लर्न होते जाए, मैं इसलिए बार बार रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ तुम्हारा 70% काम हो जाए, कि लेक्चर से बाहर निकलो तो 70% दिमाग में हो, बाकी का 20% वो मैम नहीं आएगी करने, वो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है वो क्या है, इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, और SO2 और SO3 जो है वो गैसियस फॉर्म में, ये तो हमें बचपन से पता है, ये SO2 SO3 गैसियस होते हैं। यस, आगे बढ़े। और एक एग्जांपल है बस, क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको जब हमने हीट किया, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, यहाँ पे ऐसा दिखता है समवॉट, उसको जब हमने हीट किया, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हमने हीट किया, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्या मिला बेटा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड मिला, एंड CO2। ये भी डिकम्पोज हुआ ना, जो एक मेन रिएक्टेंट था हमारे पास वो स्प्लिट डाउन हुआ, किसमें, सिंपलर प्रोडक्ट्स में। कौन से थे, कैल्शियम ऑक्साइड,
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सीमेंट पता है बेटा? यस, जो सीमेंट होता है, यहाँ पे पढ़ेंगे, चलो अच्छे से पढ़ के बता देती हूँ वापस। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहाँ पे यूज होती है? इन वेरियस इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में यूज होती है। क्या करने? कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, यहाँ पे लिखा है लाइमस्टोन। इट हैज मेनी यूजेस। इट हैज, ये जो है क्विक लाइम जो है उसके बहुत सारे यूज होते हैं। क्या है? वन मेन यूज, ये यहाँ पे याद रखना है, वन मेन यूज, एक इम्पॉर्टेंट यूज क्या है? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ठीक है, याद रखना है, किसके मैन्युफैक्चर में बेटा? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called as thermal decomposition. Decomposition के भी types होते हैं बेटा। जब हम लोग उसको heat करते हैं, जब जो reactant है in the presence of heat, जब products बनाता है, उसको बोलते हैं thermal. Thermal मतलब heat. थर्मल मतलब हीट। जब हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा उसको क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। आया बेटा समझ में? अंडरस्टूड? यस, दो यूजेस देखे। अभी नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल है। When lead nitrate is heated strongly, जब भी lead nitrate को हीट करेंगे, it breaks down to form simpler substances like lead monoxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कितने? 2 ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जब भी लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तब क्या मिलेगा? लेड मोनोऑक्साइड या फिर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्या है? यहाँ पे लिख दूँ? नहीं, लिखा है ऑलरेडी। यस, इन दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन द कलरलेस कंपाउंड, जो लेड नाइट्रेट है, जो ये लेड नाइट्रेट है, इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस, फॉर्म्स अ येलो कंपाउंड लेड मोनोऑक्साइड। ये क्या है? ये क्या है? इसको कलरलेस नहीं लिख सकते ना, हाँ, इसको कलर यूज करना पड़ेगा। ये क्या है? ये येलो है। इन दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन द कलरलेस कंपाउंड लेड नाइट्रेट फॉर्म्स अ येलो कंपाउंड, येलो कंपाउंड। कौन सा? लेड मोनोऑक्साइड एंड ब्राउन फ्यूम्स। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसके कैसे फ्यूम्स निकलेंगे बेटा? उसके ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, उसके ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व होंगे। जब भी हम लेड नाइट्रेट जो कलरलेस होता है उसको हीट करेंगे, उसको जब स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? PbO, लेड ऑक्साइड मिलेगा जो येलो कलर का है। और जो ब्राउन फ्यूम्स होंगे वो ब्राउन फ्यूम्स किसके होंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। किसके होंगे बेटा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस। पढ़ा है कभी? इलेक्ट्रोलाइसिस सुना है क्या कभी? सुना है? इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? लाइसिस मतलब पता है? लाइसिस मतलब टू स्प्लिट। लाइसिस मतलब क्या? टू स्प्लिट। हमने जो इसके पहले देखा वो थर्मल डिकम्पोजिशन था, है ना? डिकम्पोज हो रहे थे रिएक्टेंट हीट के प्रेजेंस में, तो वो क्या था? थर्मल डिकम्पोजिशन। अभी ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तब भी जो रिएक्टेंट्स है वो ब्रेक डाउन होंगे प्रोडक्ट्स में, तो दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर, ये जो वाटर है बेटा उसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे क्या किस में डिकम्पोज होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वापस हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बना, वापस उसको ब्रेक डाउन किया और उनको क्या बनाया? वाटर को क्या बनाया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाया। कैसे बनाया? इलेक्ट्रोलाइसिस से। कैसे?
इलेक्ट्रोलिसिस से क्या क्या किया हमने, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास टू एसिडिफाइड वाटर, जो वाटर था उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, इट डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, है ना। और ये क्या कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, ये गैस और ये भी गैस। लिक्विड जो था इसमें क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है ना, यस। In this decomposition reaction, a single compound water splits up to form two simpler substances. एक जो water था वो split हुआ क्या बनने में, two simpler substances. कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बोर हो गए सुनते सुनते, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कुछ नया लाओ। Yes, this decomposition reaction takes place by the action of electricity. क्या रिएक्ट कर रहा है, किसमें किसके मदद से हो रहा है, ये स्प्लिट हम कैसे कर रहे हैं, ये जो स्प्लिट है ऑक्सीजन जो वाटर था उसको स्प्लिट कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। उसको क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यस। बेटा रिएक्शंस याद रखनी है, वापस बता रही हूँ, रिएक्शंस याद रखनी है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ आज के आज लर्न कर लो, धीरे धीरे करो ना। नोट्स है, अच्छे से फॉर्मेट में मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी आपको, वही नोट्स रिवाइज करो, बार बार लिख के करो। बेस्ट वे में मेरे टाइम पे क्या करती थी पता है, एक रिएक्शन मैं रोज सारे रिएक्शंस लर्न नहीं करती थी, एक दिन में इतने सारे करना इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या करो, एक दिन लो, एक दिन में डिसाइड करो कि आज का टारगेट है कि मुझे 4 या फिर 3, चलो 3 सबसे कम 3 रिएक्टेंट्स याद, ये सारे जो इक्वेशंस है 3 याद करने मुझे। तो क्या करोगे, लिखो, जो फर्स्ट है उसको 5 टाइम्स लिखो, लिख लिया, वापस बिना देखे उसको 5 टाइम्स लिखो, ऐसे ही लर्न हो जाएंगे तुम्हारे। मेरे तो हो जाते थे, एक जो है उसको लिखो देख के, वापस अगर नहीं आ रहे तो वापस देख के लिखो। तो अगर दिन में 3 भी किए और नेक्स्ट डे क्या करो, वापस जब नेक्स्ट डे दूसरे करने बैठोगे, दूसरे 3 करोगे, उससे पहले ये 3 रिवाइज कर लो। तो पूरा चैप्टर कब खत्म हो जाएगा ना, और कब लर्न हो जाएगा, कब दिमाग में बैठ जाएगा ना, आपको खुद को भी समझ में नहीं आएगा। इतना ईजी है, इतना ईजी है लर्न करना, बस एक सही मेथड फॉलो करने की जरूरत है बेटा। यस, नेक्स्ट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटो मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन व्हेन सिल्वर क्लोराइड, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड, when silver chloride is exposed to light, लिखा ना हमने, फोटो मतलब लाइट। जब सिल्वर क्लोराइड, ये है यहाँ पे, जो सिल्वर क्लोराइड है when it is exposed to light, ये कौन सी लाइट है मैम, ये सनलाइट है। कौन सी लाइट है, सनलाइट है। यस, जब सिल्वर क्लोराइड लाइट से एक्सपोज करवाएंगे, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। क्या मिला, जब सिल्वर क्लोराइड था उसको हमने लाइट प्रोवाइड की तो क्या मिला, सिल्वर एंड क्लोरीन, सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। इतना सिंपल है। यस, हो गया। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा बेटा, जो रिएक्टेंट्स है जब प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे तो क्या बोलेगा, एक जो होगा, यहाँ पे पढ़ लो, देखो, एक जो होगा इट विल पुश डाउन द अदर वन, कि तू जा अब मैं तेरी जगह ले लूंगा, दैट इज ओनली डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, उसको बोलेगा तू जा, आई विल टेक योर प्लेस, मतलब क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट इज ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, एक जो एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट को मारेगा धक्का कि तू जा अब तेरी जगह मैं ले लूंगा, टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो रिएक्शंस, जिस रिएक्शंस में जो एक एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। यस, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल से आयरन नेल, कहाँ पे गया, हाँ, ये जो आयरन नेल है,
व्हेन अ पीस ऑफ आयन, नेल नहीं, कोई भी आयन का मेटल ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। व्हेन अ पीस ऑफ आयन मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जब हम आयन मेटल को, ये जो ओरिजिनल है, जो हमने यहाँ पे ध्यान दो, ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट के पहले वाला है, ठीक है। हमने ऐसा जो था वो कॉपर सल्फेट में डाला था, ये जो ऐसा है, ऐसे दिखता है, उसको हमने कॉपर सल्फेट में डाला था। तो क्या होगा, जब हमने उसको कॉपर सल्फेट में डाला, देन आयन सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म्ड। क्या होगा, आयन सल्फेट, यहाँ पे क्या हो रहा था, Fe, मतलब आयन जो था कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। आयन क्या करेगा, इट विल डिस्प्लेस द कॉपर, और जो आयन है वो किसकी जगह ले लेगा, जो आयन है इट विल डिस्प्लेस कॉपर, जो आयन है इट विल डिस्प्लेस कॉपर। क्या हुआ इस रिएक्शन में, क्या हुआ, जो आयन था इट विल डिस्प्लेस कॉपर, तो क्या बन जाएगा, FeSO4। क्या बन गया, FeSO4। वो दोनों ने टीम बना ली, बाहर कौन निकल गया, Cu। बाहर कौन निकल गया, Cu। जो आयन था कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करवाई तो आयन ने कॉपर की जगह ले ली, आयन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया एंड कॉपर गॉट आउट ऑफ द टीम। और किसने टीम बनाई, FeSO4 ने। तो क्या हो गया, दिस इज ओनली द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही तो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, इन दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन में आयन डिस्प्लेसेस कॉपर। क्या हो रहा है, आयन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन था बेटा, कॉपर सल्फेट का। द डीप ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, ये भी आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये भी एनसीईआरटी में से ही लिया है मैंने। जो ये डीप ब्लू कलर, ये जो कॉपर सल्फेट है उसका पहले कलर कैसा था बेटा, डीप ब्लू था। इट फेड्स आउट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सोल्यूशन ऑफ आयन सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था बेटा, कौन से कलर का था, ब्लू कलर का था। डीप ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था वो कलर फेड आउट हो गया। देखो ये जो पहले था, हमने जो पहले देखा कि ये था, उसमें जब हमने आयन नील्स डाले तो हमें ये कलर मिला, ये कलर मिला, ठीक है। तो ये क्या है, आयन सल्फेट। कौन सा कलर का है, ग्रीन कलर का सोल्यूशन मिला। और रेड ब्राउन कोटिंग, ये क्यों हुआ, इसमें क्या हो गया, ऐसा जो ये आयन नेल्स थे उस पर डिपोजिशन हो गया। अ रेड ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयन मेटल। जो आयन था उसके सरफेस पे ये जो दूसरी है ये हमने डाला था, फिर ये ऐसा क्यों निकला, जब बाहर निकाला तो ऐसा क्यों निकला। जो आयन था, आयन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो आयन नेल है उसको हमने जब कॉपर सल्फेट से निकाला तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हुआ, द सरफेस ऑफ आयन मेटल इज कोटेड बाय कॉपर मेटल। जो सरफेस है आयन मेटल का वो किससे कोट हो गया, कॉपर मेटल से। क्या हुई डिस्प्लेसमेंट, Fe डिस्प्लेसेस Cu टू फॉर्म FeSO4 एंड Cu इज गिवन आउट, Cu अकेला हो जाता है। यहाँ पे क्यों ऐसे, कॉपर ने क्यों डिस्प्लेसमेंट हुई, तो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स बिकॉज, क्यों हो रही है ये रिएक्शन क्यों हुई, आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ये जो आयन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। मतलब अगर कोई ज़्यादा रिएक्टिव है, कोई ज़्यादा शक्तिशाली है तो दूसरे को धक्का मार के बाहर ही निकाल देगा ना। ज़्यादा तुम शक्तिशाली हो तो करते हो ना दादागिरी कि तू इधर से झट जा, मैं इधर बैठूंगा। सेम, ज़्यादा कौन है, आयन ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयन ने क्या किया, इट इज मोर रिएक्टिव सो इट पुश्ड अवे, Cu को बाहर निकाला और FeSO4 बन गया। ठीक है, आ गई समझ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे बेटा कलर्स याद रखने हैं, कौन से कलर का कौन से कलर में कन्वर्जन हुआ, पहले कौन सा कलर था, बाद में कौन सा कन्वर्जन हुआ, और कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है ये भी याद रखना है। मैं बोल रही हूँ सब दिमाग में करो, नोट डाउन करो चाहे तो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहले तो कलर, कौन से कलर से कौन से कलर में ट्रांसफ्यूज हुआ, कौन सा कलर कौन से कलर में बदला, फर्स्ट वो। सेकेंड इज के जो आयन नेल्स थे उनके साथ क्या हुआ, किसकी कोटिंग लगी, मतलब किसका डिपोजिशन हुआ उन पे, है ना, और कलर क्यों चेंज हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और हाँ, आयन ने कॉपर को क्यों डिस्प्लेस किया, वाई, ये रीज़न है।
इट इज मोर रिएक्टिव। क्यों डिस्प्लेस किया? इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। क्यों और कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई, क्यों हुई, रीजन भी याद रखना है। ठीक है बेटा? यस। और एग्जाम्पल्स दिए है, सेम डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। जहाँ पे ये Zn है, CuSO4 है, सेम रीजन होगा। Cu को Zn ने डिस्प्ले ये कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, Zn Cu की जगह पे आ गया, तो क्या मिला हमें? ZnSO4 और Cu। यहाँ पे सेम Pb है, लेड है, CuCl2 है, Pb विल रिप्लेस Cu, डिस्प्लेस कर देगा, PbCl2 बनेगा और Cu विल बी गिवन आउट। यहाँ पे लिखा है एज जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स एज जिंक एंड लेड। ये है जिंक, लेड, ये ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से ज्यादा। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, इसलिए इन्होंने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों? बिकॉज ये दोनों ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ये याद रखना है बेटा, वापस बोल रही हूँ, ये याद रखना है, एग्जाम्पल्स याद रखना है। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट था अभी क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या हो रहा है? आयन्स एक्सचेंज होंगे, आयन्स एक्सचेंज होंगे। जो दो कंपाउंड्स हैं उनके आयन्स एक दूसरे के साथ जाके चले जाएंगे, मतलब उनके आयन्स एक्सचेंज होंगे। क्या हो रहा है? दोज रिएक्शन इन विच दो कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग ऑफ आयन्स। क्या एक्सचेंज हो रहे बेटा? उनमें आयन्स एक्सचेंज हो रहे टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। क्या बन रहा है? नए कंपाउंड्स। ऑब्वियसली कुछ भी रिएक्ट करेगा नए कंपाउंड्स बनेंगे, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या बोलते हैं उसको? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डेफिनेशंस रट्टा नहीं मारनी, डिस्प्लेसमेंट की ऐसी ऐसी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट की ऐसी ऐसी थी, नहीं, हमने समझा है, समझ के जाना है, समझ के अपने आप लिख के आओगे। मुझे उतना कॉन्फिडेंस है तुम लोगों पे, अगर समझ लिया तो अपने आप डेफिनेशन लिख के आओगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यस, अब ये एग्जाम्पल समझेंगे। व्हेन बेरियम क्लोराइड, जब भी बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन को इज एडेड टू सोडियम सल्फेट, ये क्या है? सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड। व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, देयर इज अ वाइट प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। क्या हुआ? बेरियम क्लोराइड था, क्या हो गया? बेरियम सल्फेट हो गया। क्या हो गया? बेरियम सल्फेट हो गया। जो बेरियम क्लोराइड था वो क्या हो गया? बेरियम सल्फेट हो गया। और जो सोडियम सल्फेट था वो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। हो गई ना डिस्प्लेसमेंट। जो बेरियम क्लोराइड था क्या बन गया? बेरियम सल्फेट बन गया। जो सोडियम सल्फेट था वो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, एक दूसरे में डिस्प्लेसमेंट होगी। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड क्या दे रहा है? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है? वाइट पीपीटी ऑफ precipitate, मतलब PPT, white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 2-। ये अच्छे से रिप्रेजेंट कर दो, ये क्या है? SO4 2- एंड Ba2+। ये आयंस है ना बेटा? SO4 2- Ba2+, हमने देखा ना आयंस। आयंस मेन रोल किसका है? एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे SO4 2- और Ba2+ क्या है बेटा? दे आर दी आयंस। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड, ये हमने तो देख लिया, विच रिमेन्स इन द सोल्यूशन। जो सोडियम क्लोराइड है वो सोल्यूशन में रहेगा। यहाँ पे वही दिखाया है टेस्ट ट्यूब के फॉर्म। ये भी NCERT से लिया है, बाहर नहीं जाना है NCERT के। NCERT को डिकोड करना है अच्छे से। NCERT में जो है ना उतना समझना है, बाहर जाके एक्स्ट्रा की नॉलेज नहीं लेनी। एग्जाम में तो वही आने वाला है ना बस। हाँ, क्वेश्चन ट्विस्टेड फॉर्म में आएंगे, वो हो मैं क्वेश्चंस दे दूंगी, जब क्वेश्चन बैंक दे दूंगी, MCQs दे दूंगी। यहाँ पे इसके बाद भी, चैप्टर के बाद भी तुम्हें हमने जितने कंसेप्ट पढ़े हैं ना उसके लिए मैंने क्वेश्चंस रखे हैं तुम लोगों के लिए। उतने क्वेश्चंस ऐसे भी नहीं थियोरी क्वेश्चंस नहीं, सीधे सीधे MC क्वेश्चन है। पढ़ोगे क्लिक होगा टिक मारो, पढ़ो क्लिक होगा टिक मारो, बस इतना ही है। ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन।
इसमें कंफ्यूज नहीं होना, उल्टा सीधा लिख के नहीं आना। इसमें उल्टा सीधा लिख के आते हो, मुझे पता है बच्चे करते हैं। ऑक्सीडेशन का रिडक्शन में, रिडक्शन का ऑक्सीडेशन में, ओ है तो ऑक्सीडाइज। ये दिमाग थोड़ा अपना कम चलाओ, यहाँ पे ध्यान दो। क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन में? क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एडिशन और रिमूवल। चलो बताओ क्या बोला हमने? ऑक्सीडेशन में किसका एडिशन हो रहा है? ऑक्सीडेशन में एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का। यहाँ पे पढ़ लो, ऑक्सीडेशन में एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, और रिमूवल किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। अगेन ऑक्सीडेशन में एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। इसका उल्टा रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ नहीं गलत, एक मिनट यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन में एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का। यस, रिडक्शन में एडिशन किसका हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में एडिशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑक्सीजन, रिमूवल हाइड्रोजन। रिडक्शन में एडिशन हाइड्रोजन का एंड रिमूवल ऑक्सीजन का। याद रखना है, भूलना नहीं है। और इसमें कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना है, जहाँ पे मैं बोल रही हूँ ना कि ये याद रखना है। बच्चे गलतियाँ करते, तुम भी होते हो उनमें से एक बच्चे। जब एग्जाम दे दोगे ना, अगर जितने पॉइंट्स बोले हैं ध्यान नहीं रखे ना, तो तुम भी वही बच्चों में से होगे जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ना। बच्चे गलतियाँ करते हैं, फिर आके नहीं बोलना कि मैम सही बताया था, वही गलतियाँ हमने की। वो नहीं करनी है, ताकि नहीं करनी है इसलिए मैं नहीं हो, इसलिए मैं इतने बार रिपीट कर रही हूँ, ताकि बैठ जाए दिमाग में। ठीक है? यस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्या होता है, समझा? अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कॉपर ऑक्साइड जब हीट करेंगे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। क्या मिल रहा है? कॉपर मेटल एंड वाटर। क्या मिल रहा है? कॉपर मेटल एंड वाटर। क्या है ये? कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ हीट करेंगे क्या मिल रहा है? कॉपर और वाटर। ये पढ़ो नहीं, पहले यहाँ पे आओ सीधा। क्या है ये? कॉपर ऑक्साइड, CuO। हमने क्या देखा था? CuO का Cu बना, तो इसमें से क्या निकला बाहर? ऑक्सीजन का रिमूवल किस में हो रहा है? ऑक्सीजन का रिमूवल किस में हो रहा है? उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो रिडक्शन बोला। ऑक्सीजन जब ऐड हुआ H2O में, जब ऑक्सीजन ऐड हुआ और वाटर बना तो क्या बोला? ऑक्सीडेशन। कितना सिंपल है। जब ऑक्सीजन ऐड हुआ, क्या बोला है हमने? ऑक्सीजन ऐड हुआ, उसको क्या बोला? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होने पे H2O बना। CuO में ऑक्सीजन के रिमूवल से Cu बना, तो इसको हमने बोला ऑक्सीडेशन, मतलब ही एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और CuO में हमें बोला रिडक्शन, मतलब ही रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अभी पढ़ेंगे। इन दिस रिएक्शन क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये रिएक्शन में? इन दिस रिएक्शन CuO is changing into Cu. That is, oxygen is being removed from copper. So we can say that copper oxide is being reduced to copper. Next, in this reaction, दूसरे रिएक्शन में
H2, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड पॉइंट है ना। वापस से इसी रिएक्शन में क्या हो रहा है, H2 इज चेंजिंग इनटू H2O। क्या हो रहा है बेटा, H2 जो है H2O में ये हो रहा है, H2 इज चेंजिंग इनटू H2O, दैट इज ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, उसमें ऐड हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, किसमें ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन में। सो वी कैन से दैट हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, है ना। हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड Cu, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे लिखे Cu is reduced, hydrogen is oxidized. हो गया, आ गया समझ में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ऐसे ही एग्जाम्पल की मदद से वापस लर्न करना है। एग्जाम्पल की मदद से लर्न करोगे, डेफिनेशन भी लर्न हो जाएगी, एग्जाम्पल्स भी। यस, वापस से दिया है, 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। इसमें क्या है, इन दिस रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। इसलिए उसको क्या बोलेंगे, इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू CO एंड ZNO इज रिड्यूस्ड, क्योंकि ZNO में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। Yes, in this reaction carbon is oxidized and ZNO is reduced. ठीक है, आ गए दोनों रिएक्शन समझ में, फर्स्ट वाली सेकेंड वाली। अगर समझ में आ गई है तो थर्ड वाली करनी है होमवर्क में। कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, देखना है ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन कहाँ पे रिमूव हो रहा है, उस हिसाब से बताना है कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। ठीक है, मेहनत वाला काम नहीं है। यस, नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। मतलब कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते रहते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं ऑक्सीडेशन के। तो उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये देखा है बेटा कभी, रस्ट देखा है क्या, जंग लगना बोलते हैं ना, जंग लग गया, मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। क्या होता है उसमें, करोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज टर्म्ड एज करोजन। मतलब इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप, मतलब खा नहीं जाते, बोलते हैं बस, मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, है ना। क्यों, क्या हो रहा है एयर में, ऐसा क्या है, एयर में प्रेजेंट है बेटा मॉइस्चर। एयर में क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, और अ केमिकल एसिड प्रेजेंट होगा। तो फिर जब क्या होगा, करोजन कैसे होगा, जब एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा तो करोजन हो जाएगा। करोजन इज कॉज्ड मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर। एयर में क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो करोजन कैसे होगा, जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तब उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, है ना। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमने देखा था ना, जब ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तब उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा उस मेटल के साथ तो क्या हो रहा है, करोजन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयन मेटल, रस्टिंग पढ़ा होगा, जंग लग गया, रस्टिंग। तुम्हारी जो साइकिल्स होती है उसमें भी जो विंडोज़ होते हैं, जो पाइप्स होते हैं, हर एक जगह, इतनी जगह देखी होगी कि रस्ट होता है, फिर इसको हाथ में लेते हो ब्राउन ब्राउन होता है ना, वही होता है रस्टिंग ऑफ आयन, उसको ही बोलते हैं करोजन। रस्टिंग ऑफ आयन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करोजन। क्या है, रस्टिंग ऑफ आयन मेटल डेली लाइफ में हर जगह, कहीं ना कहीं, घर से बाहर निकलोगे कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा, रेनी सीजन में तो और भी। करोजन वीकन्स द आयन, क्या होगा, ऑब्वियस है, इट इज गेटिंग ईटन अप, खा तो नहीं रहा है बट फिर भी इट इज गेटिंग ईटन अप, मतलब क्या, ईटन अप हो रहा है, वीकन हो रहा है,
किसके साथ? ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? इट इज गेटिंग वीकेंड अप. Corrosion weakens the iron and steel objects and structures such as railings, car bodies, bridges, ships, etc. 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 बहुत सारे. And cut short their life. है ना? करोजन हो रहा है तो उनकी लाइफ भी कम हो जाएगी. तो इसको अवॉइड करने के लिए बेटा, इसमें नहीं है बट ठीक है, इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे ये मुझे कमेंट डाउन बताना. कमेंट करके ये बताना कि करोजन हम अवॉइड कैसे करते हैं. घर पे किसी को भी पूछ लिया ना, अगर तुम्हें नहीं पता, घर पे किसी को भी पूछ लिया ना तो भी पता होगा कि इसको अवॉइड कैसे करते हैं. करोजन ना हो, ये सब्सटेंसेस हम ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर पाए, ये सारी चीज़ें, उसके लिए क्या करते, बेसिक सी चीज़ है. ठीक है, ये मुझे बताना ज़रूर. इसके बाद है रैंसिडिटी. क्या है बेटा? रैंसिडिटी. व्हाट इज रैंसिडिटी? जैसे है कि हम लोग पैक फूड्स बहुत खाते हैं. तुम लोग, मैं नहीं, तुम लोग बहुत खाते हो, है ना? तुम लोग पैक्ड फूड्स बहुत खाते हो, चिप्स खाते हो, तली हुई सारी चीज़ें खाते हो, बाहर के बिस्किट्स, ऑयली चीज़ें, ये सारी चीज़ें खाते हो. तो एक टाइम बाद वो सारी चीज़ें क्या होती है? ख़राब हो जाती है. उनमें से एक पंजेंट खराब स्मेल आने लगती है, उसको ही क्या बोलते हैं? उसको ही बोलते हैं रैंसिडिटी. व्हाट इज रैंसिडिटी? द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स. है ना? जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है किसमें? इन फूड मटेरियल्स, इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल. कैसी स्मेल आती है बेटा? गंदी सी स्मेल आती है, अनप्लेजेंट स्मेल, और टेस्ट भी खराब होता है, उसको ही हम बोलते हैं रैंसिडिटी. डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट. डेफिनेशन क्या है? इंपॉर्टेंट है. ठीक है, रैंसिडिटी क्या होता है? जब एरियल ऑक्सीडेशन होता है वो फैट्स के साथ रिएक्ट करेगा, फैट्स एंड ऑयल्स के साथ जब रिएक्ट करेगा एक पंजेंट सी खराब सी स्मेल आएगी, उसको ही क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी. रैंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड. हाँ, अभी इतना सब हो रहा है, स्मेल आ रही है, खराब हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पॉइल्स द फूड. इट स्पॉइल्स द फूड मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल्स. जो फैट्स और ऑयल्स में, जो तली हुई फ्राइड चीज़ें होती है उसमें ज़्यादा होता है, which have been kept for a considerable time and makes them unfit for eating. मतलब बहुत टाइम तक स्टोर करके रखी है दुकान वाले ने, हमें पता नहीं है, हम लेने गए, पकड़ा दी, फिर ख़राब स्मेल आ रही है, अच्छी नहीं लग रही है खाने में, टेस्ट भी ख़राब है, तो क्या हुआ है? दैट इज़ रैंसिड. दैट इज़ रैंसिड. रैंसिडिटी हुई है. कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन. है ना? कॉमन सेंस है. क्यों? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमारे सराउंडिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है. खुला छोड़ देंगे, हाई चांसेस है रैंसिडिटी, हाई चांसेस है. अगर वही हम लोगों ने एयर टाइट अच्छे से डब्बे में बंद करके रखा, एयर टाइट कंटेनर में, ताकि ऑक्सीजन कम जाए, ताकि ऑक्सीजन ना जाए, कम जाए, तो क्या होगा? ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सकते हैं वो चीज़ों को. रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाई पैकिंग फैट एंड ऑयल containing foods in nitrogen gas. नाइट्रोजन गैस चिप्स वगैरह में. कौन सा? इंपॉर्टेंट 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 अगेन. कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस. क्या आप किस में पैक करेंगे? विद इन नाइट्रोजन. जो फूड्स होते हैं उनके पैकेट्स में हम गैसेस ये करते हैं ताकि ज़्यादा टाइम तक, कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस को ऐड करेंगे ताकि ज़्यादा टाइम तक उनकी लाइफ ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा सस्टेनेबल हो. ठीक है, ज़्यादा टाइम तक हम यूज़ कर पाए और ख़राब ना हो. ठीक है, रैंसिडिटी आ गया समझ में? बिल्कुल बिल्कुल आ गया. तो ये भाई सब भी आ गए, ये भी आ गए. क्या है? क्वेश्चंस लेके आए. ये जितने बार भी आएगा ना आपकी लाइफ में, उतनी बार क्वेश्चंस आएंगे, उतनी बार क्वेश्चंस आएंगे. ये सारे क्वेश्चंस बेटा, दो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं होमवर्क में. ये सारे यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं होमवर्क में. इतना समझाया है मैंने, इतनी मेहनत की है, आपके दिमाग में इतना डाला है, तुम लोग थोड़ी सी कर लो, है ना? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट का काम है ये. लेक्चर होने के बाद 10 मिनट का काम है. क्वेश्चन पढ़ोगे, पढ़ते ही टिक मार दोगे. आई कैन गारंटी यू, अगर लेक्चर अच्छे से देखा है तो. हाँ, देखा नहीं, फॉरवर्ड करके जाने दो करके देखा होगा तो आई कांट गारंटी यू. अगर अच्छे से देखा है, पढ़ा है, तो पक्का ये क्वेश्चंस आ जाएंगे. ठीक है, तो आज का लेक्चर इसी के साथ एंड करते हैं विद अ ब्यूटीफुल कोट. यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट
यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट, मतलब बहुत महान होने की, बहुत ग्रेट होने की ज़रूरत नहीं है स्टार्ट करने के लिए, बट कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है। कहीं ना कहीं से स्टार्ट करोगे तो पक्का, कभी मम्मी बोलती है ना तू स्टार्ट तो कर, पढ़ाई करना स्टार्ट तो कर, अपने आप इंटरेस्ट आएगा। पढ़ाई करना स्टार्ट करेगा, आज आधा घंटा पढ़ेगा, कल 1 घंटा पढ़ेगा। कहीं ना कहीं ग्रेट बनने के लिए, अच्छा इंसान ग्रेट बनने के लिए थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करोगे ना बेटा, आराम से हो जाएगा। 10th की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बोर्ड्स का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। हाँ, ऐसा नहीं कि रिलैक्स हो जाओ, चिल मार रहे, नहीं, पढ़ाई करनी है, आराम आराम से पढ़ाई करनी है। जितना समझा रहे हैं टीचर्स उतना अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके नोट्स, अगेन इसके नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, PDF फॉर्म में अवेलेबल है। और ये इंस्टाग्राम आईडी है, कुछ भी डाउट हो, कैसे भी कांटेक्ट करना हो, फील फ्री टू कांटेक्ट। ठीक है बेटा, पढ़ते रहो एंड आई एम श्योर पढ़ेंगे तो अच्छे 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 मार्क्स ज़रूर मिलने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।